कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के क्लास 10 के धातु और अधातु चैप्टर का, जो चैप्टर 3 में है, अध्याय 3 में, उसका लघुत्तरीय प्रश्न लेकर आया हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है कि धातु एवं अधातु में एक अंतर बताएं। एक अंतर लिखने को कहा गया। मैं दे दिया हूँ कि धातु प्राय ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं और अधातु जो है ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। आप देख सकते हैं कि धातु आघातवर्धनीय होता है और अधातु आघातवर्धनीय नहीं होती है। धातु में विशेष प्रकार की धातुई चमक होती है और अधातु में विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है। ऐसा कुछ अंतर दे सकते हैं। मैं 3 अंतर बता दिया आपको, एक अंतर यहाँ देना था। ऐसा भी तो सवाल आ सकता है ना कि धातु एवं अधातु में 3 अंतर लिखे, तो मैंने 3 अंतर आपको बता दिया। आघातवर्धनीय होते हैं, अन्य से पीटकर चादर के रूप में परिणत किया जा सके। विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं धातु, लेकिन अधातु नहीं होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अब सेकंड पढ़ते हैं, उसका सॉल्व करते हैं। धातु में विद्युत का सुचालक क्यों होती है? इंपॉर्टेंट सवाल है। धातु में विद्युत के सुचालक क्यों होती है? इंपॉर्टेंट सवाल है, जरा याद रखिए इसको बढ़िया से। धातु में प्रायः जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं ना, वह मुक्त अवस्था में होती है। धातु में ही ऐसा होता है, मुक्त अवस्था में होती है, जिसके कारण ही धातु विद्युत के सुचालक होते हैं। बस आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन जो है वह मुक्त अवस्था में पाई जाती है। किसमें? तो धातु में, जिसके कारण ही यह विद्युत के सुचालक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि धातु की तन्यता और आघातवर्धनीयता से आप क्या समझते हैं? धातु तन्य होते हैं और अधातु तन्य नहीं होते हैं। तन्य का मतलब हुआ कि जिसे खींचकर लंबी तार बनाई जा सके, पीट पीट कर पतले तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, यह तन्यता का अर्थ हुआ। और जबकि आघातवर्धनीयता का अर्थ होता है जिसे पीट पीट कर चौड़े आकार यानी चादर के रूप में बदल सकें, उसे आघातवर्धनीयता गुण कहते हैं। ये दोनों गुण धातु में मौजूद होते हैं। तन्यता का अर्थ हुआ कि धातु को पीटकर लंबी तार के रूप में परिणत किया जाए, और आघातवर्धनीयता का अर्थ हुआ कि धातु को पीट पीट कर एक चादर के रूप में परिणत किया जाए। चलिए दोनों का अर्थ हो गई। क्वेश्चन नंबर 4, द्विअधर्मी ऑक्साइड क्या है? वैसे धातु का ऑक्साइड जिसमें यहाँ म बना लीजिए, जिसमें अम्ल और क्षार दोनों के गुण मौजूद होते हैं। वैसे धातु का ऑक्साइड जिसमें अम्ल और क्षार दोनों गुण मौजूद होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? द्विअधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, इंपॉर्टेंट सवाल है। आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में लकड़ी का पेंसिल होगा, नटराज का या किसी और का, उसमें जो बीच में ग्रेफाइट डाली होती है उसको ध्यान से देखिए। क्या उसमें धातुई गुण होता है, यानी विद्युत के सुचालक होते हैं? तो ग्रेफाइट जो है वह कौन सा गुण प्रदर्शित करता है? विद्युत की चालकता का गुण प्रदर्शित करता है। इसे आप एक प्रयोग द्वारा देख सकते हैं। पेंसिल को, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स वाले पेंसिल की दोनों किनारों को छील लीजिए, अगर ग्रेफाइट को लंबा निकाल लीजिए, थोड़ा किनारे पर इतना लंबा निकाल लीजिए दोनों छोर पर, और उसे जैसे मान लीजिए पेंसिल है, जैसे इस ओर छीला हुआ है इधर भी छील लीजिए, और वायर यहाँ से जोड़ लीजिए, वायर यहाँ जोड़ लीजिए, और कनेक्ट कीजिए कहीं से एक बल्ब कनेक्ट कीजिए, देखिएगा बल्ब जलेगा। इसका मतलब हुआ कि ग्रेफाइट की तार जो बीच में लंबी थी पेंसिल में, उससे इलेक्ट्रिसिटी आर पार हो रही है, धारा का गमन हो रहा है। तो कौन सा गुण ग्रेफाइट प्रदर्शित करता है जी? विद्युत के चालकता का गुण प्रदर्शित करता है। यही आपको याद रखना है। क्वेश्चन 6, आर्गन के 2 परमाणु परस्पर संयुक्त होकर आर्गन अणु क्यों नहीं बनाते हैं? आर्गन खुद एक निष्क्रिय गैस है। निष्क्रिय क्यों है? क्योंकि इसके अष्टक पूर्ण है ना, इसमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी इसका परमाणु क्रमांक कितने होते हैं? 10 होते हैं। तो 2 8 अष्टक पूर्ण जिसका होता है, जिसकी बाह्यतम सेल पूर्ण होती है, वह क्या होता है? अणु नहीं बनाते हैं। अब विद्युत के निष्क्रिय हो जाती है, यानी उस चालकता गुण नहीं प्रदर्शित करेगा। निष्क्रिय है गैस है। आर्गन कैसे गैस है? निष्क्रिय कुल 6 गैस है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, ऐसा है ना। नियॉन का शायद 10 होता है, आर्गन का 18 होता है। तो इस प्रकार से जिसका अष्टक पूर्ण हो, यानी कुल 18 वर्ग वाले जो तत्व हैं सब निष्क्रिय गैस है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, ये 6 गैसें निष्क्रिय हैं। जो क्यों है निष्क्रिय? तो आप जानते हैं
ये इसके अष्टक पूर्ण है, इसलिए यह निष्क्रिय है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं। जो इम्पोर्टेंट सवाल यह भी है, परमाणु और आयन में अंतर स्पष्ट करें। चलिए, तो इसे बनाने के लिए आप एग्जाम में क्या कीजिएगा कि बीच से अपनी नोटबुक पर एक लाइन खींच लीजिए, इधर लिखिए परमाणु, इधर लिखिए आयन। आप परमाणु के जितने भी यहाँ गुण दिए गए हैं बाएं पक्ष में लिखिए और आयन के दाएं पक्ष में लिखिए। ऐसा लिखने से मार्क्स अच्छे मिलते हैं। जो टीचर चेक करने वाले होते हैं वो थोड़ा आपकी शुद्धता पर, शैली पर प्रसन्न होकर सही ढंग से कॉपी चेक करते हैं। चलिए, परमाणु की मैं बात करता हूँ। परमाणु क्या है? किसी भी तत्व का सूक्ष्मतम कण होता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और इसकी परमाणु संख्या एवं इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। जबकि आयन में देख लीजिए क्या होता है। आयन में परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण या त्यागने के पश्चात निर्मित होता है। आयन क्या बनता है? जैसे ले लीजिए आप सोडियम। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है तो धनात्मक हो गई। क्लोरीन ले लीजिए, तो एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो ऋणायन होगी। तो त्यागने और ग्रहण करने के पश्चात ही आयन का निर्माण होता है। जिसे धनायन का बोलते हैं कि सोडियम धनायन है, क्लोरीन ऋणायन है। इस पर एक धन आवेश है सोडियम पर, और क्लोरीन पर एक ऋण आवेश है। इस प्रकार से ही हम समझ पाते हैं कि आयन क्या है। परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने या फिर त्यागने के पश्चात ही आयन निर्मित होता है। यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है और परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या असमान रहती है। किसमें? आयन में। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 8 की ओर। सहसंयोजक बंधन कितने प्रकार के हैं? तो सिर्फ कितने प्रकार के हैं बोल रहा है, उसका नाम लिखने नहीं बोला है, इसलिए मैंने आंसर दिया हूँ कि सहसंयोजक बंधन 3 प्रकार के होते हैं और यह 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का साझा करने से बनता है। इलेक्ट्रॉनों का साझा करने से ही सहसंयोजक बंधन बनती है। इस बात को आपको याद रखना है। इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है। और कितने प्रकार के सहसंयोजक बंधन? 3 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आप कैसे प्रमाणित करेंगे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड विद्युत का कुचालक होता है? देखिए, जैसे हीरा विद्युत का कुचालक होता है, उसी प्रकार कार्बन टेट्राक्लोराइड भी हीरा विद्युत के कुचालक होते हैं। Cl कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। देखिए, कार्बन 4 क्लोरीन से मिलकर बना हुआ है, बंधन बनाए हुए हैं। 4 क्लोरीन हो गए और 1 कार्बन हो गए। इस प्रकार कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या होगा? विद्युत के कुचालक होंगे। हीरे जैसी संरचना प्राप्त कर ली। यह सहसंयोजक बंधन बनाता है, इसलिए यह विद्युत का कुचालक होता है। क्वेश्चन नंबर 10, सोडियम क्लोराइड जल में घुल जाता है किंतु कार्बन टेट्राक्लोराइड क्यों नहीं घुलते? तो सोडियम क्लोराइड जो है वो आयनिक यौगिक है, जबकि कार्बन टेट्राक्लोराइड सहसंयोजक यौगिक है। सहसंयोजक यौगिक द्रव अवस्था या विलयन में आयनित नहीं होते हैं तथा आयनिक यौगिक विलयन में आयनित हो जाते हैं, इसलिए कार्बन टेट्राक्लोराइड जल में नहीं घुलता है। क्वेश्चन नंबर 11, CH4 यानी मीथेन और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉनिक संरचना लिखें। यानी इसका सिर्फ बिंदु संरचना आपको बना देनी है। देखिए, मीथेन का मैं बनाया हूँ CH4 का। एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं हाइड्रोजन के साथ, तो 4 बॉन्ड में हाइड्रोजन के साथ मैं बना दिया हूँ। हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 परमाणु है हाइड्रोजन के। कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक एक करके वो अपना साझा कर लिया। इस प्रकार से बीच में कुल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। अष्टक पूर्ण कर लिया, अभिक्रिया कर लिया कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ, तो बन गया मीथेन। नेक्स्ट है CO2, तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं, ऑक्सीजन के साथ 2 संयुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो 2-2 के साथ साझा किया, तो इसके मतलब हो गए कि ऑक्सीजन के 2 परमाणु होंगे या कार्बन के 1 परमाणु होंगे। देखिए, कार्बन 1 है ना, ऑक्सीजन 2 है दाईं ओर और बाईं ओर, तो 2-2 साझा करके बना लिया, अष्टक पूर्ण कर लिया, तो CO2 का निर्माण हुआ। क्वेश्चन नंबर 12, किसी रासायनिक यौगिक के बनने में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की क्या भूमिका होती है? किसी रासायनिक यौगिक के बनने में संयोजी इलेक्ट्रॉन की ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में सिर्फ और सिर्फ संयोजी इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं और उसी के ऊपर यौगिक की प्रकृति भी निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 13, एक तत्व A है जिसकी परमाणु संख्या 12 है और एक तत्व B है जिसकी परमाणु संख्या 17 है,
तो ए जिसकी 12 है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया 2 8 8 2 8 2 8 2 10 2 12 और जो 17 है उसका हो गया 2 8 10 और 7 17 जो 2 आप लिखा देख रहे हैं जिसकी परमाणु संख्या 17 था अतः क्या होगा क्लोरीन होगा। तो 2 8 7 मिसप्रिंट हुई है 2 लिखा गया है इसे आप 7 समझें। संयोग करके 12 है तो मैग्नीशियम है और 17 है तो क्लोरीन है। तो चलिए मैग्नीशियम के क्लोराइड बना दिया यौगिक क्या बने MgCl2। क्वेश्चन नंबर 14 का ये देखिए अमोनिया के अणु में कुल कितने सह संयोजक बंधन बनते हैं। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 5 हो गए 7 होता है ना नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक तो 2 5 5 यानी 3 हो गया संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 में 5 घटा दीजिए तो संयोजकता कितने हो गए इसके 3 हो गए 3 यह लेगा इसका मतलब हाइड्रोजन के 3 परमाणु होंगे। देखिए इस प्रकार से बिंदु संरचना बना लीजिए हाइड्रोजन के 3 परमाणु नाइट्रोजन के 1 के साथ आप बना दिए बंधन तो एकल सह संयोग बंधन बनाता है। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन परस्पर नाइट्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉनों के साथ जुड़े होते हैं। नेक्स्ट है सोडियम अणु कहना क्या सही होगा। सोडियम अणु कहना सही नहीं है यह गलत है क्योंकि सिर्फ एक तत्व है यह किसी से बंधन नहीं बना रहा है इसलिए इसे सोडियम अणु नहीं कह सकते हैं इसे सोडियम परमाणु कहेंगे। क्वेश्चन 15 निम्नलिखित पदार्थों में बंधन की प्रकृति पर प्रकाश डालें। चलिए H2O मतलब जल है यह एकल सहसंयोजक बंधन है। नाइट्रोजन के अणु N2 यह त्रिक सहसंयोजक बंधन बना रहा है क्योंकि नाइट्रोजन की परमाणु क्रमांक 7 होती है तो 2 5 3 उसकी संयोजकता हो गई। नेक्स्ट है मैग्नीशियम के ऑक्साइड MgO मैग्नीशियम और ऑक्साइड यह द्विक सहसंयोजक बंधन बना रहा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 4 कैल्शियम क्लोराइड है नो 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 कैल्शियम के ऑक्साइड है क्लोराइड नहीं CO कैल्शियम ऑक्साइड हो गई क्लोराइड नहीं ऑक्साइड है तो यह द्विक सह संयोग बंधन बना रहे हैं कैल्शियम और ऑक्सीजन मिल करके कैल्शियम क्लोराइड नहीं कैल्शियम के ऑक्साइड हैं। नंबर 16 देखिए W जिसकी परमाणु क्रमांक 7 है X 9 Y 10 और Z की परमाणु क्रमांक कितने 11 है तो जब 7 है तो इसका मतलब नाइट्रोजन होगा जब 9 है तो इसका मतलब फ्लोरीन होगा जब 10 है तो नियान होगा 11 है तो सोडियम होगा। जो सूत्र मैं लिख दिया हूँ यहाँ टाइपिंग में कि उत्तर में लिखा हूँ W का परमाणु क्रमांक बराबर 7 है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने लिखा हूँ 2,5 और जो सूत्र लिख दिया हूँ ना वहाँ संकेत समझें या तो तत्व समझें तत्व क्या है नाइट्रोजन है तत्व क्या है फ्लोरीन है तत्व क्या है नियान है तत्व क्या है सोडियम है। तो W और X मिलने से क्वेश्चन आपका यहाँ से बन रहा है 16 का 1 कि W और X यानी N और F नाइट्रोजन और फ्लोरीन की अभिक्रिया कराए तो संयोग करने के लिए F के कितने अणु चाहिए 3 परमाणु चाहिए। तो देखिए NF3 इस प्रकार से बिंदु संरचना बना लीजिए। नेक्स्ट है X गुने X X क्या था फ्लोरीन था F2 हो गई ना F गुने F F2 हो गई। नेक्स्ट बढ़ते हैं इसका इस प्रकार से बना लीजिए आप बिंदु संरचना W और Z किया तो W नाइट्रोजन थी Z क्या था सोडियम था तो दोनों को संयोग करवाए तो Na के 3 अणु चाहिए अर्थात सोडियम का 3 और नाइट्रोजन का 1 Na3N हो गई। इस प्रकार से उसका संरचना बना लीजिए। बाई और Z बाई नियान थी और Z क्या था सोडियम था तो अष्टक पूर्ण करने के यह संयोग नहीं करेगा क्योंकि Ne जो है उसका अष्टक पूर्ण है ना 2 8 है नियान है तो 10 जिसका परमाणु संख्या होता है तो अंतिम कक्षा में तो 8 हो गई ना अष्टक पूर्ण हो गई तो यह अभिक्रिया नहीं करेगा ना। 17वां नंबर क्वेश्चन X और Y तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित है। X का 2 6 Y का 2 8 8 2 है 8 10 10 20 और X का हो गए 6 2 8 यानी ऑक्सीजन होगा 20 क्या है तो कैल्शियम है। ये दोनों के बीच बंधन की प्रकृति बताएं। X जहाँ ऑक्सीजन थी Y जहाँ कैल्शियम है तो कैल्शियम के ऑक्साइड बनाएगा तो कैसा बंधन बनाएगा जी आयनिक बंधन बना रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 एक धातु है A जिसका नाम है उसके परमाणु क्रमांक कितने हैं 19 क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर एक सफेद ठोस क्लोराइड बनाता है। चित्र की सहायता से A यानी क्लोरीन A
जिसका 19 था परमाणु क्रमांक, अभिक्रिया के पूर्व और बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाएं। तो 19 का बनाइए, 2 8 8 1 होगा ना, 8 2 10 8 18 19। अब क्लोरीन का क्या हो जाएगा, 2 8 7 17, ठीक है। तो इस प्रकार से आप पोटेशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया करा दीजिए। कैसे होता है पोटेशियम, पोटेशियम की परमाणु क्रमांक कितने हैं, 19 हैं। तो अभिक्रिया के पूर्व और अभिक्रिया के बाद, अभिक्रिया के पूर्व के डॉट दीजिए और अभिक्रिया के बाद देखिए वो अष्टक पूर्ण करिए ना, 2 2 4 6 2 8 हो गया। अष्टक पूर्ण करना ही होगा उसको, चाहे वो त्याग करे या ग्रहण करे। इस प्रकार से इसका डॉट डॉट बना लीजिएगा, डॉट स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं बिंदु संरचना। क्वेश्चन नंबर 19, एक परमाणु ए है, दूसरे परमाणु बी को 2 इलेक्ट्रॉन प्रदान कर एक यौगिक बनाता है। तो ए की संयोजकता और बी की अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताएं। ए दूसरे परमाणु बी को 2 इलेक्ट्रॉन देता है और एक यौगिक बनाता है। ए की संयोजकता कितनी है, 2 है। क्यों, 6 था तो 8 में 2 घटाएंगे तब ना 6 प्राप्त होगी। नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन, 20वां प्रश्न, हाइड्रोजन अणु H2 के बनने में दोनों हाइड्रोजन परमाणु अष्टक प्राप्त नहीं करते, फिर भी हाइड्रोजन का अणु काफी अस्थायी होता है। क्यों होता है, क्योंकि यह सबसे अंतिम, सबसे निकटतम निष्क्रिय गैस जिसको हीलियम कहते हैं, हीलियम का यह गुण प्राप्त कर लेता है साझा करके। हाइड्रोजन, हीलियम का 2 है ना, तो एक ले लिया कोई एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से, तो 2 हो गए उसके अंतिम कक्षा में, उसका भी सेल पूर्ण हो गई तो वह निष्क्रिय हो गया। हीलियम का गुण ले लिया, इसलिए हाइड्रोजन के अणु काफ़ी अस्थायी माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ए बी सी 3 तत्व की परमाणु क्रमांक 8 10 और 20 दिए गए हैं। ए का 8, बी का 10 और सी का 20। आपको अक्रिय गैस की पहचान करनी है। तो बी जिसकी परमाणु संख्या 10 है वो अक्रिय है, क्योंकि उसका अंतिम कक्षा पूर्ण है, अष्टक पूर्ण है उसका। 8 हो गई तो वह निष्क्रिय है। क्वेश्चन नंबर 22, ऑक्सीजन परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6 है। इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितने होंगे, 8। तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, हम 8 में 6 को घटा देंगे तो कितनी हो गई, 2। ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, तो संयोजकता कितनी हो गई, 2। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 23, निम्नलिखित में वैद्युत संयोजक और सह संयोजक यौगिक का चयन करें। इसमें कुछ आपको यौगिक दिए गए हैं, तो कौन वैद्युत संयोजकता को प्रदर्शित करता है और कौन सह संयोजक गुण को प्रदर्शित करता है, ये बात आपको लिखनी है। तो वैद्युत संयोजक कौन कौन हो गए, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट। और सह संयोजक हो गए ग्लूकोज, एसिटिलीन, यूरिया और कार्बन टेट्राक्लोराइड। जैसा कि आप जानते हैं यूरिया ही प्रथम कार्बनिक है, लेकिन अकार्बनिक तत्वों से यह प्राप्त की गई है। तो प्रथम संश्लेषित कार्बनिक यौगिक क्या है जी, तो यूरिया है। इसे भी याद रखेंगे, कार्बन के यौगिक चैप्टर में यह पढ़ने का होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट हुए। चलिए 24 को देखिए, जल में विलय 2 सह संयोजक यौगिकों के नाम लिखें। यूरिया तो ही जाएगा, ये ग्लूकोज, दोनों जल में क्या होता है, विलय हो जाता है, घुल जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, मैग्नेटाइट में एक चुंबकीय पदार्थ मिश्रित है, इन्हें अलग करने की एक विधि बताइए। चलिए बहुत सीधी सा विधि है, चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि से हम उस चुंबकीय पदार्थ को क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं कि उसमें चुंबकीय पदार्थ मैग्नेटाइट मौजूद थी। क्वेश्चन नंबर 26 बहुत इंपॉर्टेंट है, भर्जन क्या है, उदाहरण देकर समझाएं। भर्जन क्या है, उदाहरण देकर समझाएं, बहुत आते रहते हैं ये सवाल बोर्ड में। सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में तीव्रता से गर्म करने पर धातु के ऑक्साइड प्राप्त होता है, इस विधि को ही भर्जन कहते हैं। जैसे कॉपर, सिल्वर, जिंक, आयरन, इन सभी तत्व को अयस्क भर्जन विधि से ही प्राप्त किया जाता है। भर्जन विधि को बढ़िया से समझ लीजिए, याद कर लीजिए। सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में तेजी से यानी तीव्रता से गर्म करने पर धातु के ऑक्साइड प्राप्त होते हैं, इस क्रिया को क्या कहा जाता है, भर्जन कहा जाता है। ऐसा कॉपर ग्लास से प्राप्त की जाएगी कॉपर इस विधि द्वारा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन 27, प्रगलन में गालक की क्या भूमिका होती है। गालक का मतलब हुआ वैसा एक्सटर्नल तत्व या पदार्थ हम डालेंगे
विलयन में जिस समय हम धातु से उसके ऑक्साइड प्राप्त कर रहे हैं, अयस्कों से हम ऑक्साइड प्राप्त कर रहे हैं। तो जो गैंग होते हैं, गैंग का मतलब क्या होता है? वैसी अशुद्धियाँ जो अयस्क में मौजूद होती है, जो अवांछित होती है, जो हमारे लिए उपयोगी ना होती है। जैसे कि हम कॉपर ग्लास से कॉपर धातु प्राप्त कर रहे हैं तो उसमें तो और अशुद्धियाँ होगी ना, दूसरे तत्व कार्बन वगैरह या और कुछ मिला हुआ होगा ना। अगर वह जल में या विलयन में घुलनशील नहीं है तो उसको घुलनशील बनाने के लिए जो पदार्थ डाले जाते हैं उसी को गालक कहा जाता है। अर्थात इसे भाषा में कैसे लिखेंगे? प्रगलन में गालक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। गालक ऑक्साइड में उपस्थित अगलनीय पदार्थों को गलनीय बना देता है, इसलिए प्रगलन में गालक को मिलाया जाता है ताकि अगलनीय पदार्थ गलनीय में बदल जाए और उसे आसानी से अलग किया जा सके। क्वेश्चन 28, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? यह भी इम्पोर्टेंट सवाल है। सोडियम अधिक क्रियाशील धातु है जो वायु के संपर्क में आते ही जल उठता है, इसीलिए वह न जले, नष्ट ना हो या कोई दुर्घटना ना हो, इसीलिए सोडियम को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं। तो सीधी सी जवाब है कि सोडियम जो है अति क्रियाशील धातु है जो वायु के संपर्क में आते ही जल जाता है, इसलिए उसे केरोसिन में डुबा कर रखते हैं। धातुओं के संक्षारण से आप क्या समझते हैं? संक्षारण का मतलब हुआ क्षय होना, नष्ट होना। जैसे लोहे की कांटे को, टुकड़े को अगर हम खुली वायु में छोड़ दें तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और जलवाष्प से अभिक्रिया करके उसमें क्या होती है? जंग लग जाती है। धातुओं के संक्षारण का अर्थ है कि धातु ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसों से क्रिया कर उस पर एक विशेष प्रकार की परत चढ़ा देता है जो धातु को धीरे धीरे कमजोर बना देता है, यानी क्षय करता है। क्या करता है? क्षय, यानी कमजोर बनाता है। उसे ही हम धातु का संक्षारण कहते हैं, यानी नष्ट होना, उसका क्षय होना ही संक्षारण कहलाता है। क्या है कि धातु को अगर खुली वायु में छोड़ दें तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और CO2 इत्यादि जलवाष्प से अभिक्रिया करके वह उसे कमजोर कर देता है, धातु नष्ट होने लगता है। इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहेंगे? धातु का संक्षारण। धातुओं के शोधन की एक विधि का वर्णन करें। एक विधि को आपको बताना है। मैं वैद्युत अपघटन विधि लिया हूँ। धातुओं के शोधन की एक विधि क्या है? वैद्युत अपघटन द्वारा किया जा सकता है। इस विधि में अशुद्धि धातु को एनोड एवं शुद्ध धातु को कैथोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एनोड से शुद्ध धातु निकलकर विलयन में जाती है और वह कैथोड पर जमा हो जाती है। मिश्र धातु क्या है? मिश्र धातु का मैंने एक अलग वीडियो बना दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि मिश्र धातु क्या है और किन्हीं दो मिश्र धातुओं के नाम बताएं, उसका उपयोग लिखें। मैंने एक अलग वीडियो ही बना दिया हूँ कि जैसे अगर हम कॉपर में जिंक मिला दें तो पीतल बन जाएगा। तो पीतल क्या है? मिश्र धातु है। और दो या दो से अधिक धात्विक तत्वों या धात्विक तत्वों के समांगी मिश्रण को आपको याद रखना है। समांगी मिश्रण को ही मिश्र धातु कहते हैं। जैसे कॉपर और जिंक मिला दिया तो क्या हो गया? पीतल। अगर कॉपर में टिन मिला देंगे तो हो जाएगी कांसा। लोहा एवं तांबा के दो अयस्क लिखें। लोहा और तांबा के दो अयस्क लिखें। तो लोहा का दो अयस्क हो गए मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। मैग्नेटाइट और हेमेटाइट से लोहा प्राप्त किया जाता है। तांबा ग्लास और ताम्र पाइराइट से तांबा प्राप्त किया जाता है। कॉपर ग्लास और कॉपर पाइराइट से कॉपर प्राप्त की जाती है। तो कॉपर ग्लास और कॉपर पाइराइट क्या हो गई? अयस्क हो गई। किसका? तांबा का। नेक्स्ट बढ़ते हैं 33। धातु कर्म किसे कहते हैं? अयस्कों से धातु निष्कासन एवं उसके शोधन की प्रक्रिया को ही धातु कर्म कहते हैं। बहुत ही आसान सा सवाल है, इसको मजा लगता है समझने में।
अयस्कों से धातु का निष्कासन, जैसे अयस्क था हमारा हेमेटाइट, हेमेटाइट से लोहा मैंने प्राप्त किया, तो ये क्या हो गई, निष्कासन हो गई। फिर उसका शोधन करेंगे तब ना शुद्ध लोहा में प्राप्त होगी। इस प्रक्रिया को ही धातु कर्म कहा जाता है। सोडियम धातु के निष्कर्षण का एक सिद्धांत लेंगे। 34वां नंबर है कि सोडियम धातु का निष्कासन सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करके प्राप्त किया जाता है। NaCl जो सोडियम क्लोराइड है, इसका विद्युत अपघटन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगी, सोडियम। सोडियम क्या एक धातु है जो अभिक्रियाशील है, अति शीघ्र वायु के संपर्क में आने से जल उठता है। सोडियम क्लोराइड का द्रव्यनांक काफ़ी उच्च होता है, इसलिए इसमें कैल्शियम क्लोराइड मिला दिया जाता है ताकि इसका द्रव्यनांक कम किया जा सके, और फिर वैद्युत अपघटन की क्रिया द्वारा कैथोड पर सोडियम धातु तथा एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है। इस प्रक्रिया को डाउन की विधि भी कहते हैं। कभी कभी ऐसा दे देता है, इसलिए मैं यहाँ जिक्र कर दिया हूँ इस शब्द का। ऐसे लिखना जरूरी नहीं था, सिर्फ यहाँ तक छोड़े थे कि क्लोरीन गैस मुक्त होती है। इस क्रिया को डाउन की विधि भी कहते हैं। कभी कभी देता है कि डाउन की विधि क्या है, सोडियम धातु के निष्कर्षण में जो विधि हुआ डाउन विधि, उसे क्या कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक औरत ने अपने गंदे एवं पुराने स्वर्ण के आभूषण को एक स्वर्णकार को देता है, कहता है इसे चमका दो भाई। तो जो आभूषणकार है, जो सोनार है, वह उसे एक द्रव में डुबाया। वह द्रव क्या होगा, कौन सा द्रव होगा जी, तो अम्लराज होगा। सिर्फ अम्लराज याद रखनी है, क्योंकि अम्लराज में ही सोना घुलता है, और उसमें घुलने से उसका वजन कुछ तो कम जाएगा ना। अम्लराज आपको याद रखनी है। एल्यूमिनोथर्मिक विधि क्या है, एल्यूमिनोथर्मिक विधि धातु के ऑक्साइड से धातु प्राप्त करने के लिए ऑक्साइड को एल्युमिनियम के साथ अपकरण कराया जाता है। इस विधि को ही एल्यूमिनोथर्मिक विधि कहते हैं। क्या हुआ, धातु के ऑक्साइड को धातु प्राप्त करने के लिए उसमें एल्युमिनियम के साथ अपकरण उसे कराई जाती है। उसके ऑक्साइड को एल्युमिनियम के साथ अपकरण कराई जाती है। इस विधि को ही एल्यूमिनोथर्मिक विधि कहते हैं। पीतल और कांसा का अवयव तो मैं अभी कुछ देर पहले बता दिया कि पीतल का हो गया Cu + Zn यानी कॉपर और जिंक, कांसा का हो गया Cu + Ti यानी टिन। कॉपर और टिन मिला देंगे तो कांसे बन जाएंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। एक नंबर का क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि आपको दो धातु दी गई है, नाम लिखिए, दो धातु का नाम लिखिए जो ठंडे जल से अति तीव्र अभिक्रिया करती है। ऐसी किसी धातु को जल में डालने पर अवलोकित कोई 3 प्रेक्षण लिखें आप, और अभिक्रिया में कोई गैस उत्पन्न होती है तो उसका भी आप पहचान कैसे करेंगे। तो सोडियम एवं पोटेशियम मैंने दो धातु लिया हूँ जो ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती है, सोडियम और पोटेशियम, क्योंकि दोनों अति अभिक्रियाशील तत्व हैं। इस स्थिति में क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, क्योंकि वो जल से न अभिक्रिया कर रहा है जी, और जल में हाइड्रोजन होगा ही, उसको प्रतिस्थापित कर देगा, विस्थापित कर देगा, उसको गैस के रूप में हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा। अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, वह तीव्रता से आग पकड़ लेती है, अब पॉप की आवाज़ में जलती है हाइड्रोजन गैस। इससे हमें मालूम पड़ता है कि हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो रही है, पटपट करके जलेगा हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रकार से 38 कुल 38 क्वेश्चन थे आपके। मैंने आपके बुक भारती भवन से रसायन विज्ञान का अध्याय 3 का धातु अधातु चैप्टर का संपूर्ण क्वेश्चन करा दिया। तो चलिए इसी प्रकार आप रोज पढ़ते रहिए और लोगों को इसके बारे में बताते रहिए, पढ़ाते भी रहिए, और देखते रहिए मेरा यूट्यूब प्यारा चैनल गुरुकुल मल्टीपर्पज़ क्लासेस, और सब्सक्राइब करें प्लीज़, ताकि हम मोटिवेट हों और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो ला सकें। स्मार्ट बोर्ड भी लाऊंगा। हमें गांव में रहते हैं जिसके कारण ही थोड़ी सी परेशानी हो रही है, नहीं तो लाइव क्लास अब तक मैं दे दिया होता। 6 लेन बन रहे हैं जिसके कारण नहीं आ पा रहे हैं वायर वाले, हमें लेना होगा वाईफाई जो वायरलेस हो, जल्दी मैं लूँगा। आपका प्यार इसी प्रकार बना रहे, मेरे वीडियो देखते रहें, क्योंकि आपको लाभ होगी तभी मुझे भी लाभ होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपने आसपास सफाई रखें, साफ सफाई का ध्यान दें, और देश को आगे बढ़ने में, समाज को आगे बढ़ने में मदद करें। खुद पढ़ें और सबको पढ़ने दें, क्योंकि आप पढ़ेंगे तब मेरा देश बढ़ेगा। जय हिंद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।